नमस्कार दोस्तों, मैं मनी जानी स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक साइंस की बहुत ही बेहतरीन क्लास। जैसा कि हमने आपको कहा था, हम LDC का कंप्लीट कोर्स जनरल साइंस का आपको करवाने वाले हैं, साथ ही हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का भी, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो उसी कड़ी में आज हम पहली क्लास आपके लिए लेके आए हैं और इस क्लास के अंदर हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। 3 टॉपिक जो कवर करेंगे वो कौन-कौन से होंगे? एक होगा गुणसूत्रों की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा जो पार्ट होगा जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA और RNA के बारे में जानेंगे। और तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा सेंट्रल डोगमा, यानी कि केंद्रीय सिद्धांत, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित। इन 3 बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे और मैं गारंटी देता हूं आपको, इन तीनों टॉपिक को पढ़ने के बाद इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। इसको मैं न तो बहुत ज्यादा लंबा खींचूंगा और न ही इतना शॉर्ट करूंगा। केवल उतना ही पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उतनी ही चीजें बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो तो इसके बाद जैसे ही लेक्चर समाप्त होगा, मैं आपको इसमें से आज जो हमने पढ़ा उसमें से कैसे क्वेश्चन आए हैं, 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। आप खुद कर लोगे अगर आपने ध्यान से इस क्लास को अटेंड किया है तो मैं आपसे विनती ये करूंगा कि बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के 30 से 40 मिनट की ये क्लास रहने वाली है, इतने तो आप फोकस्ड हो ही सकते हो। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से इस क्लास को आप देखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे वो है गुणसूत्रों की संरचना। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्रों की संरचना के बारे में जानने से पहले हम इसके थोड़ा सा इसकी बेसिक बातें करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी उठ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले गुणसूत्र होता क्या है ये हमें समझना है ना। गुणसूत्र होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऐसे भी जुड़े होंगे जिन्होंने बिल्कुल साइंस का वो उनका लेवल बिल्कुल जीरो है, तो हम जीरो से भी नीचे से आपको उठाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, जो भी पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से देख लो, उससे बाहर तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है? देखो, जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जीव मतलब सजीव है इस धरती पर, उन सब के अंदर जो है वो कोशिका पाई जाती है। मतलब उनका शरीर जो है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। शरीर पूरा तो है, लेकिन जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका होती है। यानी कि हमारा पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोई भी जीव हो, उन सब का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। और जो हर एक कोशिका होती है, लाखों करोड़ों या अरबों की संख्या में कोशिका होती है जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव भी होते हैं। तो हर एक कोशिका जो होती है उसमें केंद्रक होता है। ठीक है, जितने भी यूकेरियोटिक कोशिका होगी, आपने नाम सुना होगा, जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। और वो जो केंद्रक होता है, उसी केंद्र के अंदर हमारा गुणसूत्र पाया जाता है। समझ गए? गुणसूत्र हमारे शरीर में कहां पे है? कहीं पे भी जहां पूरा शरीर जो कोशिका से बना होता है, हर एक कोशिका के केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अपन मनुष्य है, तो आप सबको पता है मनुष्यों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमारी प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 46 गुणसूत्र है। ठीक है, कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि केवल एक, मतलब अलग अलग कोशिका में अलग अलग गुणसूत्र होगा। किसी कोशिका में गुणसूत्र नंबर 2 है तो किसी कोशिका में गुणसूत्र नंबर 4 है। ऐसा नहीं है, हर कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है कि गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाते हैं। अब जो गुणसूत्र होते हैं उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि गुणसूत्र की खोज किसने की। दो चीज आपको यहां पे ध्यान रखना, एक तो है गुणसूत्र की खोज किसने की और एक है गुणसूत्र नाम किसने दिया। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। गुणसूत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है स्ट्रोसबर्गर। क्या नाम है? स्ट्रोसबर्गर। और जो गुणसूत्र नाम दिया वो दिया वाल्डेयर ने। दोनों साइंटिस्ट के नाम आप यहीं पे याद कर लो। गुणसूत्र की खोज स्ट्रोसबर्गर ने और गुणसूत्र नाम जो दिया वो वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, अब जो गुणसूत्र होते हैं उस गुणसूत्र का संगठन क्या है? गुणसूत्र का संगठन क्या है? गुणसूत्र का संगठन का मतलब समझे आप? बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूं। गुणसूत्र का संगठन का मतलब है जो गुणसूत्र है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, या यूं कह सकते हैं एक गुणसूत्र में क्या क्या पाया जाता है।
ठीक है, उसे ही कहते हैं गुणसूत्र का संगठन। तो एक गुणसूत्र के अंदर एक तो होगा डीएनए। गुणसूत्र के अंदर क्या क्या होता है, तो गुणसूत्र में एक चीज होगी आपकी डीएनए, एक होता है आरएनए, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो डीएनए, आरएनए, और इसके अलावा एक चीज और होती है और उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं उसमें तीन चीजें पाई जाती है, एक आपका डीएनए, एक आरएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन। इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है गुणसूत्र। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपसे पूछ सकता है गुणसूत्र का संगठन क्या होता है, गुणसूत्र किस किस से मिलकर बना होता है, या गुणसूत्र में क्या क्या पाया जाता है, कुछ भी आपसे पूछे, तीन चीजें गुणसूत्र में पाई जाती है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये एक क्षारीय प्रोटीन है, ये एक बेसिक प्रोटीन है। ये कैसी प्रोटीन है? क्षारीय प्रकृति की प्रोटीन है। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये आपकी क्षारीय प्रकृति की प्रोटीन होती है, और कोई भी चीज अगर क्षारीय होती है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कुछ लोगों को लगेगा सर आप बहुत डिटेल में चले गए, बिल्कुल नहीं, जहां से क्वेश्चन बना है वहीं पे मैं जा रहा हूं। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रकृति की होती है, इससे भी क्वेश्चन बना है, और जो हिस्टोन प्रोटीन है उस पर चार्ज कौन सा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। हम आगे बात करेंगे, जो हमारा डीएनए होता है वो अम्लीय प्रकृति का है, और अम्लीय प्रकृति का होने की वजह से डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। उसी प्रकार अगर हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रकृति की है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। बिल्कुल, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। गुणसूत्र का संगठन हमें समझ में आ गया, गुणसूत्र की खोज किसने की, नाम किसने दिया, और गुणसूत्र होता क्या है उसकी बेसिक नॉलेज हमने ले ली। अब गुणसूत्र का कार्य क्या होता है? गुणसूत्र का कार्य बहुत ही सिंपल कार्य है। गुणसूत्र का जो कार्य है, एक बार मैं इसको लिख देता हूं फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। यह आनुवंशिक जानकारियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। जो आपका गुणसूत्र है उसका एक काम है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारियों का पहुंचाना। अब आप कहेंगे सर हमें तो नहीं समझ में आया, क्या होती है आनुवंशिक जानकारियां? तो बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। आनुवंशिक जानकारियों का मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझे, जैसे कि आप इंसान हो या कोई भी जीव XYZ हो सकता है, मैं इंसान की बात कर रहा हूं। तो एक इंसान का जब बेबी होगा या उसका जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, उस बेबी के अंदर दो आंखें होगी, ये कैसे पता चलेगा? या आंखें यहाँ पे होगी, यहाँ पे न होकर के, ये कैसे पता चलेगा? है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो इंफॉर्मेशन के रूप में किसके अंदर आती है? उस नए बनने वाले बेबी के अंदर आती है। तो ये सारी जानकारियां कहां से आती है? पीछे वाली पीढ़ी से। और लेके कौन आता है? गुणसूत्र, है ना। तो ये चीज आपको समझना है कि जो आनुवंशिक जानकारियां हैं उसको एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाए, ताकि जो हर एक प्रकार की चीज है वो अपनी सेम स्थिति पर बने, सेम संख्या में बने और समान फंक्शन करे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। ये समझ में आ गया। अब जो एक पॉइंट आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। जोड़ों का मतलब पेयर्स, जोड़ों में पाए जाते हैं। गुणसूत्र हमेशा क्या होते हैं? जोड़ों में पाए जाते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में पाए जाएंगे। कैसे? जैसे कि इंसान की अगर मैं बात करूं तो जो इंसान होता है उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं? इंसान में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं 23 जोड़े? कहने का मतलब है दो प्रकार की गुणसूत्र समान है। हम जोड़ा कब यूज करते हैं? जैसे कि अपन एक जोड़ी जूते, तो दोनों जूते सेम है। सेम का मतलब एक इस पेयर का है, एक इस पेयर का है, लेकिन दोनों सेम है ना। तो उसी प्रकार दो प्रकार के गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, दोनों समान प्रकार के होते हैं। कैसे? जैसे कि मेरे अंदर अगर 23 जोड़े गुणसूत्र है तो उस जोड़े में से एक गुणसूत्र मेरी मदर से आया होगा और एक गुणसूत्र मेरे फादर से आया होगा, ठीक है। तो ये जो जोड़ा बनता है इसे कहते हैं गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। ह्यूमंस की बात में अगर करूं तो ह्यूमन के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं।
समझ में आ रही मेरी बात को? अब इसी से अब हम आएंगे स्ट्रक्चर पर, है ना। तो हर एक गुणसूत्र की स्ट्रक्चर हमें नहीं देखनी है, हम केवल एक गुणसूत्र लेंगे, कोई भी 23 जोड़े गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र हम उठाएंगे और देखेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगर यहां तक आपको चीजें क्लियर है तो फिर अब हम गुणसूत्र की संरचना पे आते हैं कि जो गुणसूत्र है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आखिर वो दिखता कैसे है। ठीक है, तो कोई भी एक गुणसूत्र की संरचना मैं यहां पे आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, दिखा दूं? चलो चलो भाई, यहां पे बनाओ, यहां पे बनाओ, यहां पे बना देता हूं। थोड़ा सा गंदा बन गया, थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं इसको। चलो ये ठीक है। अब देखो, ये एक गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र, दो गुणसूत्र, मतलब ये जोड़ा है पूरा। एक गुणसूत्र जो मैंने लिया, मैंने यहाँ पे ये पहले ही क्लियर किया कि गुणसूत्र जोड़ों में होगा, तो ये गुणसूत्र जो है वो पेयर्स के अंदर। अब यहाँ पे ये जो चीजें आपको दिख रही है, ये जो एक पार्ट ये दिख रहा है और एक पार्ट ये दिख रहा है, इनको बोला जाता है क्रोमेटिड। ये क्या है? इसको बोला जाता है क्रोमेटिड। इसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड के नाम से इसको जाना जाता है। ये चीज क्लियर है? ये क्रोमेटिड है पूरा, ये वाला, और ये वाला भी एक क्रोमेटिड है। ठीक है, और इन दोनों को आपस में कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोला जाता है? सिस्टर क्रोमेटिड। ध्यान से सुनते रहना, जो जो मैं बता रहा हूं उन्हीं चीजों को सुनना है। ठीक है, तो ये जो एक पार्ट है इसको क्रोमेटिड, और ये भी एक क्रोमेटिड, इन दोनों को आपस में ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलो, अब यहाँ पे ये जो बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, और यहां पे इस गुणसूत्र बिंदु के साइड में कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं? काइनेटोकोर। इसे क्या कहेंगे? काइनेटोकोर। ठीक है, समझ गए? अब यहां पे ये जो गुणसूत्र है, ये एक गुण, अब ये जो गुणसूत्र है इसकी चार भुजाएं होती है। ये गुणसूत्रीय भुजा है इसकी, ये भी एक गुणसूत्रीय भुजा है, ये भी गुणसूत्रीय भुजा है, और ये भी गुणसूत्रीय भुजा है। यानी कि एक गुणसूत्र में चार गुणसूत्रीय भुजाएं होती है। ठीक है, ये पूरा क्रोमेटिड है, लेकिन इस एक क्रोमेटिड के अंदर दो गुणसूत्रीय भुजा होगी, एक ये वाली, एक ये वाली। ये भी एक पूरा क्रोमेटिड है, तो इसमें भी दो गुणसूत्रीय भुजा हो जाएगी। टोटल चार गुणसूत्रीय भुजा इसमें हो जाएगी। और जो प्रत्येक गुणसूत्रीय भुजा है, इसके लास्ट में यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस प्रकार से, ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे नाम दिया जाता है टीलोमियर। इसे क्या नाम दिया जाता है? टीलोमियर। इस टीलोमियर का क्या कार्य है? टीलोमियर का जो कार्य है वो ये है कि ये गुणसूत्र को अंत से मतलब अंतिम छोर जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, अंत से सुरक्षा प्रदान करता है। ये इसका कार्य हो गया, ये इसका कार्य हो गया। तो अब आप देखिए एक गुणसूत्र की स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है। बहुत ही सिंपली है, चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो गुणसूत्र है, एक, अब यहां पे मैं यहां पे साइड में नोट कर दूं, यहां पे कर देता हूं। एक गुणसूत्र में क्या क्या होता है देखिए। एक सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर का मतलब समझ गए आप? गुणसूत्र बिंदु। दो यहां पे क्या होती है? क्रोमेटिड होती है, दो क्रोमेटिड होता है। चार यहां पे गुणसूत्रीय भुजा, और चार ही क्या होते हैं? यहां पे टीलोमियर होते हैं। तो एक गुणसूत्र में क्या क्या चीजें होती है समझ गई? सबसे बीच में जहां पे ये चारों मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे, उसे सेंट्रोमियर, सिंपल सी बात है, गुणसूत्र बिंदु कह दिया। एक गुणसूत्र में एक ही गुणसूत्र बिंदु होता है। दूसरी चीज मैंने यहां पे बताई कि ये जो प्रत्येक जो लंबा ये दिख रहा है इसे क्रोमेटिड कहा जाता है। तो दो क्रोमेटिड हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला।
ठीक है। तीसरी चीज मैंने की कि हर एक क्रोमेटिड में 2 गुणसूत्रीय भुजा होती है, तो टोटल 4 गुणसूत्रीय भुजा होगी और प्रत्येक गुणसूत्रीय भुजा में एक एक टीलोमियर यहाँ पे पाया जाता है। ये वाला आपका टीलोमियर हो गया। और टीलोमियर का जो कार्य है वो मैंने आपको बता दिया। इसका कार्य होता है गुणसूत्र का जो अंतिम छोर है उसको सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, प्रोटेक्शन देना, ये इसका काम हो गया। और इन दोनों को आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। बताओ गुणसूत्र की संरचना में कोई आपको कंफ्यूजन है? इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अभी एक छोटा सा पॉइंट हमारा और बच रहा है गुणसूत्रों की संरचना में कि ये जो सेंट्रोमियर है ना, इस सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 भागों में हम इसको बांटेंगे। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात मैं यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, जो भी विद्यार्थी, या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेके खुद के नोट्स बनाना चाहते हो तो खुद नोट्स बना लो, या नोट करना है तो नोट कर लो। लेकिन कोई बंदा चाहता है कि मेरे को केवल सुनना है, मेरे को केवल समझना है, नोट्स चाहिए मेरे को, तो इसके कंप्लीट आपके नोट्स जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। मनी जानी नाम से टेलीग्राम आप सर्च कर लेना। वहां पे जैसे ही क्लास खत्म होगी वहां पे आपको पीडीएफ के रूप में उस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। वो नोट्स एकदम शॉर्ट्स होंगे। उस नोट को आप शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं, डिटेल्ड नोट्स कह सकते हैं, कुछ भी कहो, एकदम परफेक्ट नोट्स है। एक बार आप देख लेना, सबको बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। चलो, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, अगर आपकी क्लियर है तो इस चीज को मिटा रहा हूं। अब हम ये समझेंगे कि जो सेंट्रोमियर होता है ना, उसकी स्थिति के आधार पर गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के होंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी है। गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र बिंदु जो होता है उसकी स्थिति के आधार पर गुणसूत्र जो है वो 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, पहले नाम लिख लेते हैं फिर समझेंगे। सबसे पहला इसके अंदर हो जाएगा मेटासेंट्रिक। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, सच बता रहा हूं, आप हिंदी में लिख देना मेटासेंट्रिक, और आप इंग्लिश में याद रख लेना, है ना, मेटासेंट्रिक। दूसरा जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें एक्रोसेंट्रिक, और चौथा हो जाएगा इसमें टीलोमेट्रिक। ये 4 प्रकार है गुणसूत्रों के। किसके बेसिस पे? गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर। कैसे? देखिए, स्थिति के आधार पर कैसे समझो। मेटासेंट्रिक का मतलब है यहां पे जो गुणसूत्र होगा, गुणसूत्र बिंदु जो होगा एकदम बीच में होगा। देखो, चारों भुजाएं इसमें समान दिखाई दे रही है, चारों भुजाएं इसकी समान होती है ना। चारों गुणसूत्रीय भुजाएं एक समान, ठीक है। चारों गुणसूत्रीय भुजा एक समान, क्योंकि जो सेंट्रोमियर होगा एकदम बीच में होगा। सेंट्रोमियर ठीक बीच में होता है, ठीक बीच में होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सब मेटासेंट्रिक की, तो यहां पे क्या होता है, ये जो गुणसूत्र बिंदु है ना, ये थोड़ा सा खिसक जाता है, बहुत ज्यादा नहीं खिसकता है, लेकिन एक तरफ खिसक जाता है थोड़ा सा। अब आप सोचिए, ये अगर एक तरफ इधर मान लो ऊपर खिसक गया, तो ऊपर वाली जो भुजाएं हैं वो थोड़ी छोटी हो जाएगी और नीचे वाली उसकी तुलना में थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। देखो कैसी बनेगी, ये कुछ इस प्रकार की आकृति बन गई, यानी कि थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया इस तरफ, है ना। तो इसमें गुणसूत्र बिंदु थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा एक तरफ चला जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है, कुछ भी कह दो। अब जो एक्रोसेंट्रिक है इसमें क्या होगा, देखो एक्रोसेंट्रिक में बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, ये बिल्कुल छोटी छोटी, इससे भी छोटी बना लो इसको, ये लो। मतलब कि इसमें जो है वो गुणसूत्र बिंदु बहुत ज्यादा एक तरफ चला जाता है। इसमें गुणसूत्र बिंदु एक तरफ बहुत ज्यादा खिसक जाता है, बहुत ज्यादा खिसक जाता है।
ये हो जाएगा आपका एक्रोसेंट्रिक। और टीलोमेट्रिक में क्या होगा, गुणसूत्र बिंदु एकदम लास्ट में ही आ जाएगा, यहां पे एकदम लास्ट में आ जाएगा। मतलब कि जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, यहां पे आ गया ये गुणसूत्र बिंदु आ गया यहां पे। तो यहां इसमें गुणसूत्र बिंदु अंतिम छोर पर आ जाता है। सिंपल सी है बिल्कुल, आप अगर कॉन्सेप्ट से इसको समझोगे तो बहुत आसान है, रटने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा, ये 4 भागों में बांटा है, ये गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर बंटा। एकदम गुणसूत्र बिंदु जो है वो एकदम बीच में है तो उसको मेटासेंट्रिक कहेंगे, थोड़ा सा खिसक गया सब मेटासेंट्रिक, बहुत ज्यादा खिसक गया तो एक्रोसेंट्रिक, और बहुत ज्यादा क्या अंतिम छोर पे ही आ गया, एकदम लास्ट में ही आ गया तो उसे टीलोमेट्रिक कहेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आकृति कैसे बनती है, मेटासेंट्रिक में वी शेप बनता है, वी शेप बनता है इसमें। इसमें कैसा बनता है, एल शेप। ये आकृति ध्यान रखना, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, सब मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र की आकृति किस आकार की होती है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा वी एल जे आई, तो कौन सी क्या होती है, इसमें जे शेप आकृति बनती है और इसमें आई शेप आकृति बनती है। देखिए ये देखो कुछ इस तरह की बन रही है ना आई शेप, ये है ना, तो ये आई शेप आकृति बनती है टीलोमेट्रिक में। ये इतना सा बात आपको इसमें ध्यान में रखना है। बताओ क्लियर है, इतनी चीजें आपको क्लियर है कि नहीं है बताइए, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है क्या, न्यूक्लिक अम्ल। मिटा रहा हूं मैं इसको, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए, इसको भी बहुत आसानी से समझेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए। ये इसका ही पार्ट है, ये कोई अलग भाग नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए एवं आरएनए, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, ठीक है। लेकिन अब हम पहले पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, और कॉमनली डीएनए के बारे में ही पढ़ना है। डीएनए क्या होता है, देखिए सिंपली मैंने आपको गुणसूत्र के बारे में जानकारी दी। गुणसूत्र क्या होता है कि भाई जो कोशिका होती है, कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र पाया जाता है। अब जो गुणसूत्र है इसको जब आप और ज्यादा खींचोगे, और ज्यादा खींचने का मतलब इसको आप और ज्यादा खोलोगे तो उसी से क्या बनेगा, आपका डीएनए बनेगा। यानी कि केंद्रक, केंद्रक में होता है आपका गुणसूत्र, और गुणसूत्र को आप जब बहुत ज्यादा खोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। मतलब गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए होता है, मतलब डीएनए से मिलकर ही गुणसूत्र बनता है, कुछ भी कह दो, है ना। तो ये हो गया डीएनए। अब आपसे मैं पूछूं डीएनए का क्या कार्य है, तो अब आपको किसी को कोई डाउट है कि डीएनए का कार्य क्या है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुणसूत्र का ही भाग डीएनए है, तो वही काम करेगा जो गुणसूत्र कर रहा है। और गुणसूत्र क्या काम कर रहा है, एक आनुवांशिक जानकारियों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाना, तो वही सेम कार्य इसका हो गया, सेम एज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो कार्य करता है वही कार्य डीएनए का होगा, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब डीएनए की खोज किसने की, तो खोज इसकी की फ्रेडरिक मिशर ने, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में, ठीक है। डीएनए के बारे में एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। और अगर अम्लीय प्रकृति का होगा तो इस पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज इस पे होगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पाया जाएगा। बताइए इसमें कोई आपको दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक जितनी बातें बता रहा हूं उसको एकदम दिमाग में सेट करते जाओ। अब जो डीएनए है इसका निर्माण किससे होता है, डीएनए का निर्माण किससे होता है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, या फिर यूं मैं कहूं कि डीएनए अगर एक पॉलीमर है, बहुलक है, तो इसकी एकलक इकाई क्या है, इसका मोनोमर क्या है, तो वो होती है न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो डीएनए का निर्माण, क्वेश्चन आ सकता है डीएनए का निर्माण निम्न में से किससे होता है, तो डीएनए का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है, न्यूक्लियोटाइड। ये इसकी मोनोमर इकाई है, एकलक इकाई है, ध्यान में रख लेना। पूछ ले डीएनए का निर्माण किससे होता है या डीएनए की एकलक इकाई क्या है, दोनों एक ही बात है, न्यूक्लियोटाइड मिलकर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है, मतलब डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड की चेन है,
ठीक है, चलो अब आप कहेंगे सर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हमें तो ये नहीं पता। बिल्कुल, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है अब हमें ये समझना है। हमें ये तो पता चल गया कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, तो अब न्यूक्लियोटाइड अगर समझ ले तो फिर डीएनए की संरचना तो समझ में ही आ जाएगी। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें तीन चीजें होती है, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियोटाइड ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से? एक इसमें होती है पेंटोज सुगर, पेंटोज शर्करा। एक इसके अंदर होता है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। और एक इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह। समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड बनता है तीन चीजों से। कौन कौन सी? पेंटोसुगर, पेंटोसुगर, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट ग्रुप। इन तीन चीजों से किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होता है, या न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां क्या क्या है। बिल्कुल क्लियर है? ओके। अब एक न्यूक्लियोटाइड के जैसा ही नाम और आता है जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। ये तो है न्यूक्लियोटाइड, टे आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? से आ रहा है, न्यूक्लियोसाइड। तो यहां पे क्या करना है? न्यूक्लियोसाइड मतलब किसी एक को साइड कर देंगे, फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको निकाल देंगे। जो न्यूक्लियोटाइड है ना उसमें से फॉस्फेट ग्रुप को अगर निकाल देते हैं तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है। कैसे? देखिए, मैंने कहा न्यूक्लियोटाइड में से अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप माइनस कर देता हूं तो यहां पे न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। यानी कि न्यूक्लियोसाइड में केवल दो ही चीजें होती है, एक तो पेंटोज सुगर होती है और एक इसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। इसमें केवल दो ही होती है। तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे होता है? सिर्फ और सिर्फ पेंटोज सुगर और नाइट्रोजन क्षार, दो मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। जबकि न्यूक्लियोटाइड में एक्स्ट्रा होता है पेंटोज सुगर। यह कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां से कितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि जो नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज सुगर और फॉस्फेट ग्रुप तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, लेकिन न्यूक्लियोसाइड का निर्माण केवल ये दोनों मिलकर ही करते हैं। ठीक है, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में और जुटाते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो मिस न हो सके। चलिए फटाफट से इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मिटाऊं इसको। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे? एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि पेंटोज सुगर क्या होती है, नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है। थोड़ी सी जानकारी लेंगे जितनी हमारे काम की है। देखो सबसे पहले मैं आता हूं पेंटोज शर्करा पर। तो ये तो सबको नाम से पता चल रहा है पेंटोज शर्करा है, मतलब इसमें 5 कार्बन होंगे। ठीक है, अब जो डीएनए के अंदर जो पेंटोज शर्करा पाई जाती है ना वो होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर शर्करा, कुछ भी लिख दो। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C5H10O5। समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा जो पेंटोज शुगर है वो क्या है? 5 कार्बन की एक शर्करा है। डीएनए में कौन सी होती है उसका नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और इसी के कारण जो डीएनए का पूरा नाम है, मैंने पहले नहीं लिखाया जानबूझ के ताकि आपको यहां पे ज्यादा समझ में आएगा। इसी कारण इसका जो पूरा नाम है डीएनए का वो क्या है? डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसका पूरा नाम हो गया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझ रहे मेरी बात को? क्लियर है? चलिए उसी प्रकार मैं कहूं आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, तो आरएनए में पाई जाती है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। और इसी वजह से जो आरएनए का पूरा नाम है वो क्या हो जाएगा? आरएनए का पूरा नाम हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबोज नहीं है, डीऑक्सी राइबो। ठीक है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, करना कुछ भी नहीं है, लास्ट में न्यूक्लिक एसिड लगा देना बस। ठीक है, जो शर्करा इसमें पाई जा रही है वो नाम लिखो और लास्ट में न्यूक्लिक एसिड लगा दो। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। शुगर कौन सी होती है? डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में राइबोज। राइबोज का फॉर्मूला क्या हो गया? C5H10O4। यहाँ पे O5 है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, O4 हो जाएगा। इतनी सी चीजें आपको पेंटोज शर्करा में याद रखनी है। दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इसमें एडिनिन,
एक होता है एडिनिन, सॉरी, नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पायरिमिडिन्स। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडिनिन और ग्वानिन, एडिनिन ग्वानिन। और पायरिमिडिन कौन से होंगे? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। एडिनिन को ए से लिखेंगे, ग्वानिन को जी से लिखेंगे, साइटोसिन को सी से, थाइमिन को टी से और यूरेसिल को यू से। समझ रहे मेरी बात को? नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं ये 5 प्रकार के कह दो, या तो इनको अलग अलग अगर पढ़ना चाहते हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन प्रकार के 2 और पायरिमिडिन प्रकार के 3। ये बस आपको याद ही रखना है, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर एक डीएनए के अंदर क्या ये 5 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार नहीं होते हैं? नहीं, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार ही होते हैं, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। तो कौन सा किस में पाया जाएगा? प्यूरिन वाले तो दोनों में पाए जाएंगे, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। प्यूरिन तो एडिनिन और ग्वानिन सब में पाए जाएंगे, लेकिन लफड़ा होगा यहाँ पे पायरिमिडिन में, क्योंकि 3 तो यहाँ पे है। तो डीएनए के अंदर साइटोसिन और थाइमिन होगा, और यूरेसिल जो है वो थाइमिन की जगह आरएनए में पाया जाता है। समझ रहे मेरी बात को? ये डीएनए में भी होगा, ये आरएनए में भी होगा। साइटोसिन भी डीएनए में भी होगा, आरएनए में होगा, लेकिन जो थाइमिन है ये केवल और केवल डीएनए में पाया जाएगा, और यूरेसिल है वो केवल और केवल आरएनए में पाया जाएगा। तो हो गए ना 4 है ना? तो ये चीज आपको समझनी है। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट बचा हुआ वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह। इसका कुछ बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है, इतना सा ध्यान रखना कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज इसी की वजह से होता है। इतनी सी बात ध्यान रखना। हमने ये तो पढ़ लिया कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वो किसकी वजह से होता है? वो इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। ये चीज आपको समझनी है कि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। क्लियर है? इतनी बातें आपको क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो आप बोलेंगे यस। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं है? बहुत सिंपल है, एक बार मैं फिर से इसको रिमाइंड करवाता हूं। मैंने कहा न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती है, पेंटो शुगर, नाइट्रोजनी क्षार, फॉस्फेट ग्रुप। पेंटो शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शर्करा। डीएनए के अंदर जो पेंटो शुगर होगी उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में जो होगी वो राइबोज, और इसी के बेसिस पे इसके फुल फॉर्म है डीएनए की डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड लगा दो, और आरएनए के अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ गए? फिर मैंने कहा नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन प्रकार के, एक पायरिमिडिन प्रकार के। प्यूरिन जो होते हैं उसके अंदर 2 है, एडिनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन में 3 है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। फिर मैंने कहा जो प्यूरिन वाले नाइट्रोजनी क्षार है वो डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। पायरिमिडिन वाले जो होते हैं उसमें से साइटोसिन तो दोनों में होता है, लेकिन अगला जो स्टेप है, क्योंकि मैंने ये बताया कि हर एक प्रकार का जो चाहे डीएनए हो आरएनए हो उसमें 4 ही नाइट्रोजनी क्षार होंगे, तो डीएनए में थाइमिन हो जाएगा और आरएनए में यूरेसिल हो जाएगा, बस। फिर मैंने कहा फॉस्फेट ग्रुप जो है ये आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो उसको डिनोट करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटाऊं इसको। चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं डीएनए के बारे में। कुछ बॉन्ड है, यानी कि ये जो चीजें पाई जाती है ये आपस में जुड़े हुए तो रहेंगी ना। ये 3 चीजें हैं, पेंटो शुगर, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट ग्रुप, ये आपस में जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो जुड़ते कौन से बॉन्ड के द्वारा है? सुने ध्यान से। पहला जो बॉन्ड है वो है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यह बंध, ये बंध किसके मध्य पाया जाता है? ये बंध पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा वह नाइट्रोजिनस बेस यानी कि नाइट्रोजनी क्षार के मध्य होता है। समझ में आ गई? क्वेश्चन आएगा नाइट्रोजनी क्षार और पेंटो शर्करा के मध्य कौन सा बंध है, बिल्कुल आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरा जो बंध होता है वो होता है फोस्फोएस्टर बॉन्ड। फोस्फोएस्टर बॉन्ड, ये जो बंध है ये बंध किसके बीच पाया जाता है? पेंटो शुगर वह फॉस्फेट समूह के बीच में पाया जाता है। नाम से पता चल रहा है फॉस्फेट, फॉस्फोएस्टर है, तो ये फॉस्फेट समूह के मध्य होता है। तीसरा प्रकार का एक और है, इसी का मिलता जुलता, फोस्फो, बीच में डाई आ जाएगा, फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो ये किसके मध्य पाया जाता है? ये पाया जाता है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में।
है ना, न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए बना रहे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड भी तो आपस में किसी न किसी बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो ये जो है ये दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर के, दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में ये बॉन्ड हो जाएगा। और एक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये है विपरीत रज्जु के, विपरीत रज्जु के दो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य होता है। अब ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आई होगी कि सर दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच में होता है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन विपरीत रज्जु का क्या मतलब है? तो एक पॉइंट आप नोट करेंगे, जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? द्विरज्जुक होता है। कैसा होता है? द्विरज्जुक होता है। मतलब इसके अंदर दो स्टैंड है। इसके अंदर क्या स्टैंड है? दो स्टैंड है, एक ये स्टैंड और ये स्टैंड। तो ये दोनों स्टैंड है, मान लो एक नाइट्रोजन क्षार यहाँ पे है और एक नाइट्रोजन क्षार यहाँ पे है, तो ये दोनों नाइट्रोजन क्षार जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये आपको समझना है। समझ में आ रही है मेरी बात को? अब ध्यान से सुनो। एडिनिन जो होता है हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा और डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डीएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो एडिनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, मतलब प्यूरिन वाला पायरिमिडिन के साथ जुड़ रहा है, और पायरिमिडिन प्यूरिन के साथ जुड़ रहा है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब आरएनए के बारे में मैं एक चीज बताऊं आपको। आरएनए में, आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या है? सुनने, डीएनए जो होता है ये द्विरज्जुक होता है, मैंने आपको यहीं पे बता दिया। ये क्या होता है? द्विरज्जुक होता है। लेकिन आरएनए जो होगा ये एकल रज्जुक होता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस इसमें ये हो जाएगा कि डीएनए में जो है वो थाइमीन पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? थाइमीन पाया जाता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है? थाइमीन की जगह, ऐसे आप लिखेंगे, सीधा यूरेसिल लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, ऐसे लिख दो समझ में आ जाएगा। थाइमीन की जगह पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल आपका यहाँ पे पाया जाता है। समझ में आ रही मेरी बात को? बहुत सिंपल है, इतना सा याद रख लेना। ये अपना डीएनए और आरएनए यहाँ पे समाप्त होता है। एक छोटी सी चीज और बचती है, आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार अब हम पढ़ने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। डन है? चलो अब मैं आपको बता देता हूं आरएनए के जो हैं वो प्रकार कितने होते हैं। अलग अलग 3 प्रकार हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आरएनए के प्रकार। आरएनए जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इसमें एमआरएनए। एमआरएनए का पूरा नाम है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। एक होता है इसमें टीआरएनए। टीआरएनए का पूरा नाम है ट्रांसफर, है ना, स्थानांतरण, टीआरएनए। और एक होता है इसमें आरआरएनए, जिसका पूरा नाम है राइबोसोमल। तो पूरा नाम समझ आ गया। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। समझ आ रही मेरी बात को? अब ध्यान से सुनो। एमआरएनए जो होता है ये सबसे कम मात्रा में होता है। कितना होता है? 5% होती है इसकी मात्रा। कितनी होती है? 5%। टीआरएनए कितना होता है? 15%। और ये कितना होता है? 80%। यानी कि सबसे ज्यादा जो आरएनए का अमाउंट है वो कौन सा होता है? आरआरएनए होता है। अब इसमें से सबसे छोटा कौन है? स्मॉलेस्ट कौन है? एमआरएनए, है ना। सबसे जो छोटा होता है वो होता है, सॉरी, टीआरएनए। एमआरएनए क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा कौन है? एमआरएनए। और टीआरएनए क्या है? सबसे छोटा है। समझ रहे मेरी बात को? 2 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किया कि कौन से की मात्रा कितनी होती है। तो ये पे मैंने आपको बता दिया 5%, ये वाला 80%। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मोस्ट अबंडेंट, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए होता है? आरआरएनए। सबसे कम कौन सा होता है? एमआरएनए। सबसे लंबा कौन सा होता है? तो एमआरएनए। और सबसे छोटा कौन सा होता है? तो टीआरएनए। ये आपको समझ आ गया। अब इनके कार्य क्या होते हैं, कार्य समझो। एग्जाम में कार्य से क्वेश्चन आता है। एमआरएनए क्या करता है? सिंपल से आपको समझो, मैं जो बता रहा हूं पहले लिख देता हूं। यह है डीएनए से प्रोटीन बनने हेतु आवश्यक सूचना को,
कोड के रूप में लाता है। मतलब नाम में ही इसका है मैसेज लाना। क्या चीज का मैसेज लेके आ रहा है कि डीएनए से जो प्रोटीन बनेगा, हम आगे पढ़ेंगे डीएनए से प्रोटीन बनता है, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। तो वहां पे जो डीएनए से प्रोटीन बनता है तो उसमें सूचना कौन लाएगा कि कैसा प्रोटीन बनना है, ये कौन डिसाइड करेगा? वो ये तो डीएनए डिसाइड करेगा ना। तो डीएनए से सीधी सूचना प्रोटीन तक तो कैसे जाएगी? नहीं जाएगी। तो कौन लाता है वो सूचना? आरएनए लाता है। और आरएनए में भी कौन लाता है? मैसेंजर आरएनए। तो इसका एक ही काम हो गया, डीएनए से प्रोटीन निर्माण हेतु जो सूचना है उसको कोड के रूप में लेकर आना। समझ आ गई मेरी बात को? मैसेज के रूप में लेके आना। टीआरएनए क्या करेगा? अब ये जो सूचना एमआरएनए लाया है इसको ये रीड करेगा, क्योंकि ये तो एक कोड के रूप में सूचना है ना, तो इसको हर कोई तो नहीं पढ़ सकता। तो टीआरएनए इस कोड को रीड करेगा और फिर उसी के अनुसार अमाइनो एसिड लाएगा। क्या करेगा? यह इस कोड को पढ़ेगा, वह उसी के अनुसार, यानी कि जो इसमें कोड में लिखा हुआ है उसी के अनुसार कोशिका द्रव्य से अमाइनो एसिड लाएगा। समझ आ रही मेरी बात को? कोशिका द्रव्य में अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं। अब अमाइनो एसिड क्यों ला रहा है? क्योंकि प्रोटीन बना रहे हैं ना अपन। क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। और एक प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड कहां पे आएगा, ये सूचना कौन लाता है? मैसेंजर आरएनए। फिर उस सूचना को पढ़ करके उसके अनुसार वहां पे उन अमाइनो एसिड को जमाना, ये काम कौन करता है? टीआरएनए। अब लास्ट में काम बचा आरआरएनए का। यह है इन अमाइनो एसिड्स को आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ देता है। फाइनली अब हमारे अमाइनो एसिड पहले ऐसे पड़े हुए थे, इनको अब इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। किसने? आरआरएनए। और ये जो आरआरएनए होता है इसकी ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है इसकी। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कौन सा आरएनए दर्शाता है? आरआरएनए। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य हो गए। बताओ, कार्य में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अब हमारा तीसरा जो बिंदु है वो आज का वो क्या है? सेंट्रल डोग्मा, केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, ये भी बिल्कुल आपके सिलेबस के पॉइंट में दे रखा है, तो ये बिल्कुल छोटा सा है, 5 मिनट में इसको हम कवर कर लेंगे। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा जो है ये किसने दिया? क्रिक ने प्रतिपादित किया। किसने दिया? क्रिक ने। क्या कहता है सेंट्रल डोग्मा? सुनो, इसके अनुसार आनुवांशिक जानकारियों का प्रवाह, आनुवांशिक जानकारियों का प्रवाह डीएनए से आरएनए की तरफ होता है। डीएनए से आरएनए की तरफ होता है, लेकिन ध्यान में रखना वाया आरएनए। वाया आरएनए, इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें समझ में आ रहा है ना? बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, डीएनए से प्रोटीन की तरफ आनुवांशिक जानकारियां क्यों जा रही है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें कौन सी चीज कहां पे बनेगी ये कौन डिसाइड करेगा? डीएनए डिसाइड करेगा। और डीएनए जो डिसाइड करेगा वो प्रोटीन बनेंगे, उसके अनुसार काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारा खेला हो रहा है। अब देखो, यहां पे ये कह रहा है कि जो आनुवांशिक जानकारी है वो डीएनए से प्रोटीन की तरफ होती है। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। आनुवांशिक जानकारी प्रवाह डीएनए से प्रोटीन की तरफ होता है, लेकिन सीधे प्रोटीन की तरफ नहीं होगा। डीएनए सीधे अपने मैसेज को प्रोटीन की तरफ नहीं भेजेगा कि तुम्हें ऐसा प्रोटीन बनाना है, नहीं। वो मैसेज देगा आरएनए को, यानी कि आरएनए एक बिचौलिए की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। दोनों के बीच में लिंक का काम कर रहा है। कौन? आरएनए। आनुवांशिक सूचना को डीएनए से लेगा और आरएनए को देगा, यानी कि एक डाकिया जो है वो उसी की तरह ये काम कर रहा है। आपने बसों पे लिखा हुआ देखा होगा, वाया मतलब कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी। मान लो कोई बस जो है वो जोधपुर से जयपुर जा रही है, तो उसके बीच में जितने भी स्टेशन आ रहे हैं, अजमेर है, ठीक है, कुछ भी जो भी आ रहा है तो वो वाया करके उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये उसी प्रकार का काम हो जाता है। ठीक है, इसी को सेम इसे भी लिख सकते हैं, डीएनए से
सीधा प्रोटीन नहीं बन सकता, बीच में आरएनए आता है, सीधा प्रोटीन नहीं बन सकता। और इसके अनुसार जो प्रवाह है वो डीएनए से प्रोटीन की तरफ होता है, एक दिशात्मक प्रवाह होगा, ये यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब इसको ऐसे समझे, ये आपका डीएनए है, ये आपका आरएनए है और ये आपका प्रोटीन है। तो पहले जो सूचना है वो डीएनए से आरएनए जाएगी, फिर प्रोटीन की तरफ जाएगी। अब डीएनए से जो आरएनए के अंदर सूचना जाती है या डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम नाम देते हैं अनुलेखन, इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने की जो सूचना है या जो प्रक्रिया है उसे हम नाम देते हैं अनुवादन, ट्रांसलेशन। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। डीएनए से आरएनए की तरफ आनुवंशिक जानकारियों का जाना या डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन कहलाएगा, जबकि आरएनए से प्रोटीन की तरफ अनुवादन कहलाता है। अब अगर ऐसा उल्टा हो गया, जैसे कि आरएनए से डीएनए बन गया, तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को इंग्लिश में अनुलेखन को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। और अगर डीएनए से डीएनए ही बन रहा है तो इसे कहते हैं प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? ये पूरा आपका सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल डोगमा क्या कहता है कि जो आनुवांशिक जानकारियां होती है वो डीएनए से प्रोटीन की तरफ तो जाती है, लेकिन उसके बीच में एक बिचौलिया होता है, आरएनए। ठीक है, और वो जो आरएनए होता है ये इसको सूचना को इसकी तरफ ट्रांसफर करता है। और ये इसका कॉन्सेप्ट है कि किससे क्या बनता है, तो उसको क्या टर्म जो है यूज में ली जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका तीनों पॉइंट जो आज मैंने बताए थे वो एकदम डन है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, अगर आपको वो क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ लो ये इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इसका आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख दे रहा हूं। चलो तो देखो दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको प्रूफ दिखाने के लिए लेके आया हूं। तीनों क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तीनों आए हुए क्वेश्चन है, मैंने अपने मन से नहीं उठाए हुए। अब आपने अगर ध्यान से लेक्चर देखा हुआ है तो इन क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ाओगे। ठीक है, एकदम चुटकियों में। सुनो, पहला क्वेश्चन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन पर क्या आवेश होता है? हिस्टोन प्रोटीन पर क्या आवेश होता है? धनात्मक, ऋणात्मक या दोनों, या आवेशहीन, मतलब उस पर आवेश ही नहीं होता है। तो बिल्कुल आपको पता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एक क्षारीय प्रोटीन होती है, और क्षारीय प्रोटीन पर क्या चार्ज होता है? धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक आवेश इस पे होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा, अगर मैं बात करूं तो गुणसूत्र मिलकर बना होता है, यानी कि गुणसूत्र का कंपोजिशन पूछ रहा है डीएनए और आरएनए से। अब कुछ बच्चे यहां पे टिक कर देंगे कि डीएनए का आरएनए होता ही है उसमें, तो ऐसा नहीं है, पूरा पढ़ो इसको। डीएनए से या डीएनए आरएनए और हिस्टोन से या आरएनए और हिस्टोन से, तो इसमें तीनों चीज होती है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और हिस्टोन भी होता है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, आनुवांशिक जानकारियों का प्रवाह होता है, मतलब कर्म क्या है? डीएनए से आरएनए की तरफ, फिर प्रोटीन की तरफ, या फिर डीएनए से प्रोटीन की तरफ, फिर आरएनए की तरफ, या फिर डीएनए से आरएनए फिर क्रोमोसोम। ऐसे कुछ ऑप्शन आपको दे देंगे, तो अगर आपको पता है तो डीएनए से आरएनए फिर प्रोटीन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इसी लेक्चर में से आएंगे। ठीक है, तो आपको कैसा ये वीडियो लगा ये मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन बताएंगे, और हमें जो है इन क्लास को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, ये भी आप मुझे बताएंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।